अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लास्ट लेसन जो है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें नेक्स्ट 4 टॉपिक्स को या 5 टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा। बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये लेसन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको अटेंशन देना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने टॉपिक 81 में पढ़ना है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल लिटरेसी। अगर हम अकॉर्डिंग टू लुकेस का कॉन्सेप्ट देखें तो इसका एम क्या है? चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना लिटरेसी एजुकेशन को बेनिफिट्स के लिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के। ठीक है, अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ग्रुप्स होते हैं जो फेस करते हैं एक तरह से बुरा बिहेवियर ड्यू टू अनइक्वल पावर। ठीक है, जैसे कि कलर की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से इन्हें उस तरह से बेनिफिट्स नहीं दिए जाते, इनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू लुके बताया गया है कि इसका बेसिक एम क्या होता है? चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना लिटरेसी एजुकेशन को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बेनिफिट्स के लिए। क्या उसके अलावा इसका जो बेसिक एम होता है वो एड्रेस करना होता है इश्यूज़ को, जैसे कि हमारे पास जेंडर से रेलेवेंट आ जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर लुके एंड फ्री बॉडी के अकॉर्डिंग बताया गया, वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास क्रिटिकल लिटरेसी है वो एक वाहद नुक्ता नज़र के लिए खड़ा नहीं है। ठीक है, या फिर डजेंट स्टैंड फॉर अ यूनिटरी अप्रोच, यानी कि एक वाहद जो पर्सपेक्टिव होता है उसके लिए ये खड़ा नहीं हो सकता है, नहीं होता। ठीक है, तो ये एक चीज़ लुके और फ्री बॉडी के अकॉर्डिंग बताई गई है। उसके अलावा ओरिएंटेशंस आ जाती हैं टू क्रिटिकल लिटरेसी। तो अगर हम उन ओरिएंटेशंस की बात करें, ठीक है, तो क्रिटिकल लिटरेरी अप्रोच जो है ये अपने आप कह सकते हैं घेरे में लेता है कुछ वेरियस ओरिएंटेशंस को, जिनमें हमारे पास फ्रीडियन बेस्ड क्रिटिकल पेडागोजी आ जाता है, फेमिनिस्ट आ जाता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच आ जाता है। तो डिफरेंट तरह की ओरिएंटेशन है, जस्ट नाम के लिहाज से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, इसका एम क्या होता है? अंडरस्टैंड करना लिटरेसी को, जैसे कि रीडिंग और राइटिंग हो गई है, एज अ सोशल प्रैक्टिस। और उसके अलावा ये इसको वाइडर सोशल और पॉलिटिकल जो हमारे पास कंसर्न होते हैं उनसे मुंसलिक करता है, सोशल प्रैक्टिस के तौर पर इसको देखता है। तो बस ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन में बताई गई थी, कॉन्सेप्ट के लिए जस्ट अपने पास रखें। उसके अलावा राइटिंग इज सीन इन रिलेशनशिप टू क्वेश्चन ऑफ सोशल चेंज, कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक इक्विटी। सो यहाँ बताया गया है कि राइटिंग पर गौर किया गया इन मसाइल के सिलसिले में, जैसे कि हमारे पास सोशल चेंज मसाइल आ जाता है, कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक इक्विटी आ जाता है। तो डिफरेंट तरह के मसाइल हैं जिनमें राइटिंग पर गौर किया गया और उसको इसके साथ लिंक किया गया, उसका रिलेशनशिप देखा गया है। ठीक है, उसके अलावा नीचे लास्ट पर वो बताते हैं द अमलगम ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस एंड थ्योरी हैज क्लियरली प्रोड्यूस्ड अ कंसिडरेबल बॉडी ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क। सो यहाँ पर कम्बिनेशन है डिस्कोर्स एनालिसिस और थ्योरी का, इसका जो सिग्निफिकेंट वर्क है वो जनरेट किया गया है। ठीक है, उसके अलावा नीचे वो बताते हैं देयर इज़ अ नीड टू एक्सप्लोर द इम्प्लीकेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फ्रेमवर्क, यानी यहाँ पर हमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को समझना जो है ज़रूरी है, उसके इम्पैक्ट को समझने की ज़रूरत है लिंग्विस्टिक और पॉलिटिक्स पर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक 81 था। आई होप सो कि आपको ईजी वर्ड्स में समझ आई होगी। उसके बाद टॉपिक 82 स्टार्ट करता है क्रिटिकल अप्रोच टू ट्रांसलेशन। इसमें क्रिटिकल अप्रोच टू ट्रांसलेशन है, ये एग्जामिन करता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को और एक्सप्लोर करता है ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन को, यानी कि जो ट्रांसलेशन तर्जमा करने का एक प्रोसेस होता है, एक तशरीह होती है उसकी। ठीक है, उन दोनों को। उसके अलावा जितने भी इश्यूज इसके साथ लिंक्ड हैं, जैसे कि क्लास, जेंडर, सोशल कॉन्टेक्स्ट से रेलेवेंट, ठीक है, उन सब पर फोकस करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हातिम और मैसन्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि उन्होंने उनके जो तजर्बे हैं उन्होंने ट्रांसलेशन की आइडियोलॉजी यानी कि बुनियादें जो हैं उनको जाहिर किया है। ठीक है, तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट था, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था कि एग्जामिन किया गया पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को और एक्सप्लोर करता है ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, उसके अलावा नीचे वाला टॉपिक है 83 जो कि क्रिटिकल अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेनिकुक के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया गया है कि हमें 3 मेन फीचर्स को देखना चाहिए जो कि डिफाइन करता है क्रिटिकल वर्क को लैंग्वेज टीचिंग में। ठीक है, तो उनको वन बाय वन मैं बताती हूँ कि क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग जो है ये देखता है स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन करता है कुछ कॉमन अजम्पशन को। ठीक है, एम क्या है? चेंज करना है एजुकेशन को और फोकस करता है कुछ इश्यूज पर, जैसे कि हमारे पास क्लास, रेस, जेंडर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी शामिल है, जिसमें हम खुद के ऊपर फोकस करते हैं, हम खुद को देखते हैं, अपने एक्शंस को, अपने कामों को देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पॉइंट में हमारे पास पेडागोजी आ जाता है, जितना भी मटेरियल एजुकेशन में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, किस तरह से एक पार्टिकुलर अप्रोच जो एजुकेशन के लिए
वो चीज़ों को बदल सकती है या चीज़ों को बदलती है। तो बेसिकली चेंज करना एजुकेशन को, ये इसका मेन गोल थर्ड पर होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। लास्ट पर भी क्वेश्चन किया गया है, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है। ये 3 क्वेश्चन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। तो उसके अलावा टॉपिक 84 देख लेते हैं, जो कि क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग है। इसमें लास्ट पर जस्ट एक पॉइंट जो है वो डिस्कस किया गया है, बट ऊपर से भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पर बताया गया कि क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग जो है ये लैंग्वेज असेसमेंट के लिए, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज असेस करना कि हम कितने बेहतर हुए हैं, उसके लिए कुछ इम्तहानात लेता है। जैसे कि हमारे पास टोफल टेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी तरह के डिफरेंट एग्जाम्स लेता है। तो इसमें बताया गया है कि जब भी फेयरनेस ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट की बात की जाए या मुनसफाना जो फैसले होते हैं हमारी असेसमेंट के बारे में, तो अगर हम उनसे रेलिवेंट कुछ खदशात को देखें, ठीक है, किसी किस्म के कंसर्न्स हमें हो सकते हैं, सो ये उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स की बजाय उसकी टेस्ट वैलिडिटी पर गौर करता है, ठीक है। उसके अलावा वो बताते हैं कि जो हमारे पास पोल्स की है, ठीक है, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। पोल्स की जो है वो बताता है, वो इस बात पर जोर देता है कि तारीखी तौर पर या हिस्टोरिकल फैक्टर के लिहाज से टेस्टिंग का इस्तेमाल सिर्फ असेसमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि इसके कंट्रोल और उसकी जो पावर है उसको एक आले के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग सिर्फ असेसमेंट के लिए नहीं होती, बल्कि इन सम केसेस ये एग्जर्ट करता है पावर को भी, ठीक है, कंट्रोल को भी। किस तरह से? सिलेक्शन के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू और पनिश फैक्टर के साथ, ठीक है। लाइक टेस्ट के थ्रू भी बाज़ दफ़ा आप पावर में ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरा पर्सन जो है उस पर आपकी एक पावर शो हो जाती है, ठीक है। तो बताते हैं कि टेस्ट सिर्फ असेसमेंट के लिए नहीं होते, ठीक है, बल्कि ये बाज़ दफ़ा एग्जर्ट करते हैं पावर को भी, कंट्रोल को भी, ठीक है। उसके अलावा नीचे मैंने कुनन के अकॉर्डिंग भी हाईलाइट किया है। सो अगर हम कुनन के अकॉर्डिंग देखें तो वो सिर्फ टेस्ट की वैलिडिटी के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि बाज़ दफ़ा कुछ इशूज़ ऑफ एक्सेस भी आ जाते हैं, जस्टिस आ जाता है, ठीक है। तो ये वाले फैक्टर्स भी आपको पेश आ सकते हैं। एक्सेस जो होती है हमारे डिफरेंट फैक्टर्स तक, ठीक है, उनके ऊपर और इंसाफ के जो मसाइल होते हैं उन पर जोर डाल रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास शोहामी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कहता है कि लैंग्वेज के टेस्टर्स को न्यूट्रल लैंग्वेज टेस्ट के आइडिया को रिजेक्ट करते हुए टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं और उसके इस्तेमाल की जिम्मेदारियां जो होती हैं उसको कबूल करना चाहिए। लाइक टेस्ट को न्यूट्रल वे में नहीं देखना चाहिए, बल्कि टेस्ट भी बाज़ दफ़ा आपको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन की काबिलियत को बिल्कुल ठीक या एक्यूरेट जज करें। तो ये चीज़ अकॉर्डिंग टू शोहामी बताई गई है। ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास टेस्टिंग में यूज़ किए गए हैं। आई होप सो कि आपको ईजी वर्ड्स में समझ आई होगी। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक 85, जो कि क्रिटिकल अप्रोचेस टू लैंग्वेज प्लानिंग एंड लैंग्वेज राइट्स है। अब यहाँ बताया गया है कि वन डोमेन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स दैट माइट बी अज्यूम्ड टू फॉल इजीली इनटू द स्कोप ऑफ क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, यानी कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक की एक डोमेन को हम इजीली फॉल करवा सकते हैं क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक के स्कोप में। वो कौन सी फील्ड है, वो कौन सा डोमेन है? वो बेसिकली लैंग्वेज पॉलिसी और प्लानिंग है। अगर हम शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट देखें लैंग्वेज पॉलिसी और प्लानिंग का, तो ये बेसिकली होता क्या है? अगर हम लैंग्वेज प्लानिंग को देखें तो ये बेसिकली डेलिब्रेट एफर्ट्स होती हैं असर करवाने के लिए स्ट्रक्चर को, यूज़ को ऑफ अ लैंग्वेज इन अ पार्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। तो ये डेलिब्रेट यानी कि जानबूझ के की जाने वाली कोशिशें होती हैं किसी चीज़ का असर करवाने के लिए। यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो बेसिकली लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, उसके यूज़ को किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी में असर करवाने के लिए जो कोशिशें होती हैं बेसिकली लैंग्वेज प्लानिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज पॉलिसी की अगर बात करें तो ये डेलिब्रेट डिसीजंस होते हैं जो कि अथॉरिटी के थ्रू सेट किए गए होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लागू करवाने के लिए, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास लैंग्वेज पॉलिसी होता है। उसके अलावा नीचे बताते हैं कि देयर इज़ नथिंग इनहेरेंटली क्रिटिकल अबाउट लैंग्वेज पॉलिसी। बेसिक जो चीज़ वो यहाँ बताते हैं, वो कहते हैं कि ज़ुबान की जो एक पॉलिसी होती है, लैंग्वेज पॉलिसी जो होती है, वो खुद फितरी तौर पर तनकीदी जो खसूसियात होती हैं उनकी हामिल नहीं होती, बल्कि इस पर लागू होने वाले कुछ पर्सपेक्टिव पर मुनहसर होती है। कुछ भी जो है वो फितरी तौर पर या इनहेरेंटली जो है वो क्रिटिकल नहीं है या फिर तनकीदी नहीं है अबाउट लैंग्वेज पॉलिसी। उसके अलावा वो कहते हैं द होल डोमेन ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स हैज़ बीन स्वेयरली क्रिटिक्ड बाय क्रिटिकल सोशल थ्योरिस्ट फॉर इट्स यूज़ ऑफ अ स्टैटिक लिबरल व्यू ऑफ सोसाइटी। सो यहाँ वो बताते हैं कि क्रिटिकल सोशल थ्योरिस्ट जो हैं वो सोशल लिंग्विस्टिक्स की तनकीद करते हैं और इसको स्टैटिक और लिबरल होने की वजह से आज़ाद ख्यालात जो हैं उनको बयान करने की वजह से ये क्या करते हैं कि उन पर तनकीद करते हैं। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि सोशल लिंग्विस्टिक्स कहती है कि दैट हाउ यू एक्ट डिपेंड्स ऑन हु यू आर, कि क्या आप हो उस पर डिपेंड करता है कैसे आप एक्ट करते हो। जबकि क्रिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कहते हैं कि हु यू आर डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्ट। सो ये 2 तरह पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि यहाँ बताए गए हैं। उसके अलावा नीचे फ्लिप्सन के अकॉर्डिंग बताया गया थ्रू दिस नोशन ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म एंड हिज आर्ग्यूमेंट दैट इंग्लिश हैज़ बीन स्प्रेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्पस, यानी कि फ्लिप्सन के अकॉर्डिंग देखें तो वो आर्ग्यू करता है कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म जो है वो फैला है
इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्पस या इन रिसोर्सेज की वजह से, और ये पोज करता है एक मेजर थ्रेट बाकी लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। ये लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म था। ये आपने काफ़ी डिटेल में पहले लेक्चर्स अगर लिए हैं आपने पढ़ा होगा कि एक लैंग्वेज की जो है वो इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाना दूसरी लैंग्वेजेस पर, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जितने भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एक कौम मजबूत होती है। तो बेसिकली ये लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म होता है, ऐसे ही लैंग्वेजेस का भी हिसाब होता है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। आई होप सो कि आपको इजी वे में समझ आई होगी। उसके बाद हम जो लास्ट 3 लेक्चर्स हैं उसको नेक्स्ट वाले जो पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि वीडियोस दूसरे यूज़र्स तक पहुँच पाए। ऐसे वीडियोस दूसरे यूज़र्स की एक्सेस में नहीं आती या उन तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।